वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विकास की अवधारणा पर और जानेंगे कि विकास की अवधारणा जब हम बात करते हैं तो विकास की परिभाषा भी उसमें देखते हैं और साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस दोनों आ जाती हैं विकास की। ठीक, साथ ही साथ जब किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो उसके साथ साथ विस्थापन का एक कारण भी वो बनता है विकास। तो विस्थापन के कारण को भी देखेंगे कि विस्थापन किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या कारण है, जैसे कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, आर्थिक कारण कौन कौन सा है, राजनीतिक कारण कौन कौन सा है, साथ ही आतंकवाद के कारण क्यों विस्थापन बढ़ रहा है, साथ ही नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के महत्व जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं विस्थापन के कारण में वैसे वैसे वृद्धि होती जा रही है, यानी विस्थापन बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो दोस्तों बीए सेकंड ईयर वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। साथ ही साथ सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र है बीए द्वितीय वर्ष का, यानी बीए सेकंड ईयर फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी का। ठीक है, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जैसे कि इससे पहले हमने बात करी थी बुजुर्गों की समस्या पर, उससे पहले हमने अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में बात कर ली है, विवाह विच्छेद के बारे में बात कर ली है, घरेलू हिंसा क्या होती है इस पर हमने बात कर ली है, साथ ही साथ दहेज की अवधारणा पर हमने बात करी है, सामाजिक मतलब दलितों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से होती है उस पर बात करी है, क्षेत्रवाद पर बात करा है, अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या आशय इस पर हमने बात करी है, और साथ ही साथ भारत में अल्पसंख्यक का क्या महत्व है और क्या क्या समस्याएं हैं इन पर हमने चर्चा करी है। और उसके बाद में लैंगिक असमानता क्या होती है इस पर हमने बात की है। ठीक, निर्धनता क्या होती है इस पर हमने पूर्ण रूप से बात कर ली है। तो इतने आपके चैप्टर समाप्त हुए, एक एक अध्याय का एक एक वीडियो है। लगभग इसके 12-15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 12 से 13 वीडियो। उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इसी के आगे आगे वीडियो में हम फिर बात करते रहेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो विस्थापन के बाद में आपका पारिस्थितिकी अपकर्ष आता है, तो उस चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आप बात करेंगे विकास की अवधारणा पर। आइए चर्चा करते हैं, देखें विकास की अवधारणा को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखें विकास की अवधारणा, ठीक, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखें विकास जो होता है परिवर्तन का एक ऐसा रूप अथवा प्रतिमान होता है मित्रों, जिसे सामान्य रूप से हम विकास और प्रगति के साथ ही कर लेते हैं। जी हाँ, हेलो, आवाज़ जा रही होगी आप लोगों के पास। ठीक है, चले, विकास और प्रगति के साथ ही हम कर लेते हैं किसका जो है जो परिवर्तन का एक प्रतिमान होता है उसको हम सामान्य रूप से विकास और प्रगति के ही साथ कर लेते हैं। कोई भी परिवर्तन जो समाज द्वारा इच्छित और अनुकूल दिशा की ओर होता है उसे प्रगति के नाम से हम जानते हैं। इसका अर्थ है कि परिवार, राजनीति, संस्कृति, धर्म, स्वास्थ्य, उत्पादन तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तब इस दिशा को हम प्रगति कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई कार्य हो अगर उसको हम कर रहे हैं और एक दिशा में चल रहे हैं, एक सुटेबल दिशा में चल रहे हैं और उससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो रही है तो उस कार्य को हम प्रगति कहते हैं। एक होता है विकास, एक होती है प्रगति। जब आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे सोशल चेंज एंड वो पढ़ेंगे सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, मतलब सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण पढ़ेंगे, और एक होता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण दोनों जब आप पढ़ेंगे सेकंड पेपर में इसके, तो वहाँ पे विकास और प्रगति में अंतर से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मुद्दा मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा कि विकास और प्रगति में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस, तो उसको हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे समझिए केवल विकास की अवधारणा समझेंगे। विकास की अवधारणा के साथ साथ हम विस्थापन के कारण पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक, स्पष्ट है कि प्रगति का संबंध क्या होता है, सामाजिक मूल्यों से होता है, सोशल वैल्यूज से होता है। ठीक, किसी समाज में वहाँ के मूल्यों के अनुसार जिन लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है उन्हें प्राप्त कर लेना ही प्रगति होता है। तो किसी समाज में कोई भी समाज हो वहाँ के अपने नैतिक मूल्य होते हैं और उनके अनुसार अपने लक्ष्य जो आपके लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति कर लें, और सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो आप प्रगति कर रहे हैं, या फिर इस अवधारणा को पूरी की पूरी प्रगति हम नाम देते हैं। ठीक, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। ठीक, इसके विपरीत अगर बात की जाए तो इसके विपरीत विकास का संबंध आर्थिक वृद्धि के माध्यम से प्राप्त की गई प्रगति से होता है। ठीक,
मतलब ये होता है, अब आपने समझा अभी तक क्या समझा? प्रगति समझा। अब विकास किसे कहते हैं? तो विकास होता है दोस्तों जो आर्थिक वृद्धि के माध्यम से हम हमें मतलब प्राप्त करें। मान लिया जैसे कि हम हमारे पास हमारी इनकम 5,000 रुपये है आज के दिन, और धीरे धीरे हम सामाजिक मूल्यों को देखें ध्यान में रखते हुए और आर्थिक पक्ष को अपने मजबूत करते चले, और आज के 2 साल बाद हमारी जो तनख्वाह है, हमारी सैलरी, वो बढ़ करके 15,000 हो जाती है। तो हम हमारा कैसे क्या हो गया है हमारा अब? तो हमारा ये विकास हो गया है। ठीक, तो विकास को हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि हम प्रगति को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक, एक जो है समाजशास्त्री हैं, बड़े ही फेमस समाजशास्त्री बाटोमोर। उनके अनुसार देख लेते हैं, बाटोमोर महोदय के अनुसार, कि इन्होंने क्या बताया है विकास के बारे में। विकास की अवधारणा देते हुए इन्होंने कहा कि विकास जो होता है एक ऐसी दशा होती है, यानी जो विकास होता है, यानी जो आपको बोल सकते हैं विकास की इंग्लिश अगर मैं बताना चाहूँ तो डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है एक ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी दशा होती है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव से अधिक छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। तो पर्यावरण के प्रभाव से अधिक छुटकारा पाता है, और एक जो है भौतिकवादी समाज की ओर वो बढ़ता जाता है और आर्थिक दृष्टि अपनी मजबूत करता जाता है। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं, और दूसरे एक समाजशास्त्री हैं सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन के अनुसार देखेंगे, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि विकास से संबंधित परिवर्तन मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से संबंधित होते हैं। तो कैसे कैसे संबंधित होते हैं? द रिलेटेड टू इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट, क्या उसी को हम बोलते हैं विकास। तो ये कौन कहते हैं? सैमुअल्सन कहते हैं ये बात। और जबकि वो कहते हैं कि पर्यावरण से छुटकारा पाना ही क्या है? वो है, पर्यावरण से छुटकारा पाना ही विकास है। कौन कहते हैं? आपके हैं बाटोमोर महोदय। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और साथ ही देखते हैं विकास की, आपने समझे विकास के बारे में दो जो है समाजशास्त्रियों के अनुसार आपने उनकी परिभाषा समझा और उसका मीनिंग समझा, विकास का मीनिंग क्या होता है, साथ ही प्रगति के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत जाना। अब हम बात करते हैं विस्थापन के कारण। यहीं से एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि विस्थापन के कारण को स्पष्ट करते हुए उन पर प्रकाश डालिए, या फिर पूछा आता है कि जो है विकास के संदर्भ में विस्थापन के कारण को बताइए, या फिर विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा विस्थापन के कारण बताइए। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं विस्थापन के कारण कौन कौन से हैं। विस्थापन दोस्तों, विस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके रहने लगना, उसी को जो है क्या बोला जाता है? विस्थापन। किन्हीं कारणों के बस में एक घनी आबादी के लोग जहाँ पे, या फिर विरल आबादी के लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं, वहाँ पे किन्हीं कारणों के बस आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक इत्यादि कारण हैं, उन कारणों के बस क्या होता है, वहाँ की जो आबादी होती है वो आबादी किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या फिर वो आबादी खुद ही वो स्थान छोड़ करके मजबूर हो जाती है जाने को अलग स्थान पर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसी को बोला जाता है। तो विस्थापन का अर्थ होता है मित्रों, देखें कि अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति या समूह समाज, किसी मतलब कोई समाज भी हो अगर वो स्थापित हो रहा है, या कोई समूह हो स्थापित हो रहा है, या फिर व्यक्ति हो स्थापित हो रहा है कहीं अलग स्थान पे। तो जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं मित्रों, जैसे कि आप देखे होंगे भाखड़ा नागल जब बांध बना था जो है, तब बहुत सारे लोगों का विस्थापन हुआ था। भाखड़ा नागल बांध हो गया, टिहरी बांध जो जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, बीसलपुर बांध इत्यादि जब बांध बने थे, तो उसमें डूबते हुए जो क्षेत्र आने वाले थे, जिस उससे डूब जाते नदी के पानी से, तो क्या होता है, उस गांव के गांव क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं। अब बांध बनाने से क्यों विस्थापन बढ़ता है, इसको एक मैं अगर मोटी बातों में समझाना चाहूँ तो एक बात ये है, मान लिया कोई नदी आ रही यहाँ से बह करके, और यहाँ पे हमको बांध बनाना है। अब यहाँ पे नदी पर हम बांध बना रहे हैं, तो बांध हम बहुउद्देशीय परियोजना के हिसाब से बनाते हैं, ताकि सिंचाई के साधन और नहरें तमाम प्रकार की निकाली जाएंगी बांध से ही साथ विद्युत उत्पादन भी वहां से किया जाता है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है जब किसी नदी पर हम बांध बनाते हैं।
तो बहुउद्देशीय परियोजना को ध्यान में रखकर हम किसी भी नदी पर बांध बनाते हैं, और जब बांध बनाते हैं तो उनसे बहुत सारी नहरें निकाली जाती हैं, जिससे सिंचाई के साधन में वृद्धि होती है। तो सिंचाई के साधन में वृद्धि हुई। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि विद्युत उत्पादन कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इससे। उसके बाद में जब क्या होता है, नदी का पानी अब यहाँ पे रुक जाता है, तो कुछ मात्रा में रोकते हैं, कुछ मात्रा में ही नदी का पानी बाहर जाने देते हैं। तो नदी का पानी जब रुकता है, कहीं पे बांध बनाया जाता है, तो इधर उधर ये पानी क्या होता है, आसपास के एरिया में इधर उधर बहने लगता है। तो इधर उधर जो गांव वगैरह बसे थे, या फिर जो लोग जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे रह रहे थे, उनका क्या होता है, हरासमेंट होता है, या फिर वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर वहां से छोड़ करके किसी अलग स्थान पर चले जाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, जब जब यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ से जो व्यक्ति हैं जहाँ रह रहे हैं, ये किसी अलग स्थान को विस्थापित हो रहे हैं, अलग स्थान पर जा रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो बांध बनाने से किस प्रकार से विस्थापन होता है, आप लोगों ने समझा अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, विस्थापन कई कारणों से हो सकता है मित्रों, कोई जरूरी नहीं कि केवल बांध बनाने से ही विस्थापन होता है, अन्य कारण भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक कारण बहुत सारे हैं, बाढ़ वगैरह उस क्षेत्र में ज़्यादा आते हों, या फिर भूकंप आते हों, या फिर जो है सुनामी वगैरह आने की संभावना, वहाँ पे तूफान आने की संभावना अधिक मात्रा में होती है, ज्वालामुखीता क्रिया है। तो इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक साधन है, जिनसे क्या होता है, लोग विस्थापन की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा आर्थिक कारण होता है, कहीं कहीं पे मान लिया वैसे बाजार नहीं मिलता है जहाँ से उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, या मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक, किसी भी प्रकार की दैनिक, मासिक, वार्षिक इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वो क्या करते हैं, उस स्थान से अलग स्थान पे जाते हैं जहाँ पे उनको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होती है, या फिर उनको वहाँ पे बैंक वगैरह मिल जाते हैं, ताकि वो भी अब मुद्रा का संचालन कर सकें इधर उधर से। ठीक, तो प्राकृतिक कारण हो जाता है, आर्थिक कारण हो जाता है, इसी में राजनीतिक कारण होता है। बहुत सारे राजनीतिक पहलू, राजनीतिक कारण से भी विस्थापन हुआ है। बहुत सारे, मान लिया कहीं पे राजनीति के कारण से कहीं पे कुछ कोई चीज़ बनवाना हो, या फिर मान लिया कोई भवन बनवाना हुआ, या फिर कोई भी ऐसा कार्य हुआ जो सरकार के द्वारा निर्मित करवाना है किसी एरिया में, और वो एरिया अच्छी है उसकी दृष्टि से, तो वहाँ से भी लोगों का विस्थापन होता है। सड़क वगैरह बन रही है, तो उसमें अगर उनके इधर आए तो उन वो भी विस्थापन का कारण बनता है, या फिर जो है स्टेशन वगैरह बनता है, तो फिर तो इत्यादि प्रकार की बहुत सारे कार्य हैं जो कि किए जाते हैं, जिससे विस्थापन को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद के कारण भी विस्थापन होता है, जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वगैरह से विस्थापन हुआ, जो है किसका, कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ है, किसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, आतंकवाद के कारण विस्थापन। ठीक, तो आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक, साथ ही साथ नगरीकरण के द्वारा भी विस्थापन होता है। मान लिया वो व्यक्ति जो है जंगल में रह रहे हैं बगल में, और वहाँ पे उनको उनके लिए सुटेबल वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, और बगल में नगर है, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, सिटी है, तो वो जो व्यक्ति जो गांव का होगा वो सिटी की ओर अग्रसर होगा, सिटी में जाकर बसेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए आर्थिक सुविधाएं मजबूत मिलेंगी। मान लिया उसको काम करने के लिए फैक्ट्री मिल जाएंगी, जिससे औद्योगिकरण यहाँ पे देखिए, तो जब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो नगरीकरण बढ़ेगा, नगरीकरण बढ़ेगा तो गांव के लोग नगरों की ओर विस्थापित होंगे। जैसा कि अभी हाल ही में आपने एक देखा होगा, कोरोना के मामलों में शहर से जनसंख्या गांव की ओर विस्थापित हुई है। किसकी ओर विस्थापित हुई, गांव की ओर विस्थापित हुई। हालांकि अब जो है फिर गांव से शहर की ओर लोग विस्थापन की ओर बढ़े हैं, लेकिन एक बैग जब देखा था आप लोगों ने कि जो है ट्रक ट्रक के व्यक्ति भर भर के आ रहे थे इधर उधर के राज्यों से, यूपी बिहार की ओर। ठीक, तो ये एक विस्थापन का कारण ये भी था। ठीक, तो अब इनका उल्लेख हम एक बड़े पैमाने पर करते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं विस्थापन के। देखें, प्राकृतिक कारण में देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप हो गया, भूचाल है, महामारी है, बाढ़ आदि है। इसके कारण क्या होता है, लोग गांव से नगरों की ओर तथा नगरों से गांव की ओर विस्थापित होते हैं। भूकंप के कारण गुजरात में हजारों लोगों के घर उजड़ गए, और उन्हें अनियंत्र विस्थापन करना पड़ा। ठीक, जिसके कारण से उन्हें क्या करना पड़ा, विस्थापन करना पड़ा। कई बार हैजा नामक बीमारी आती, वायरस वगैरह, ये सब प्लेग, मलेरिया इत्यादि रोगों के कारण से लोग विस्थापन करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बैक्टीरियाज फैले हुए होते हैं, इसलिए वो विस्थापन कर देते हैं। आदि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वर्षों पूर्व सूरत में फैले प्लेग के कारण कई लोग अनियंत्र विस्थापित हो गए। ठीक, इसी प्रकार भारत में आए आए दिन बिहार, उड़ीसा, असम आदि क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है।
इससे अनेक गांव घर उजड़ जाते हैं और उन्हें रहने के लिए सुरक्षित स्थानों में भेजा जाता है, तो वो भी विस्थापन हो गया एक प्रकार से। इस प्रकार से समुद्री तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तूफान से बचने के लिए अन्यत्र रहने के लिए जाना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। आप हाल ही में आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप ये प्लेग वाला उदाहरण ना लिख करके हाल ही में कोरोना का उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक, दूसरा मुद्दा है आर्थिक कारण। देखें, विस्थापन का आर्थिक जो पक्ष होता है, आर्थिक कारण वाला, वो देखें, निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते उचित मात्रा में, इसलिए लोग गांव को छोड़कर जो है शहरों की ओर जाने जाने प्रारंभ कर देते हैं, शहरों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्रोत हैं, अतः उनका वहां गुजारा संभव हो जाता है। शहरों में क्या हुआ, अगर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं, तब भी इधर उधर कहीं पे फैक्ट्री है, कहीं पे मान लिया अगर जो है आप ठेला सही से लगा लिया, फिर कपड़ा बेचने लगे, इधर उधर कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं शहरों में, जबकि गांव में उतने आय के स्रोत नहीं होते हैं, केवल कृषि, पशुपालन इत्यादि ही सोर्स होते हैं। ठीक, तो वो कितने लोग करेंगे, सभी लोग कृषि करेंगे, और कृषि में कितना फायदा किसका होगा। तो आर्थिक कारण ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है कि गांव से लोग नगरों की ओर विस्थापित होते हैं, आर्थिक जो है कारण के कारण, मतलब आर्थिक पक्ष के ना मजबूत होने के कारण। ठीक, तीसरा देखते हैं विस्थापन का कारण, राजनीतिक कारण क्या हो सकता है। मित्रों, कई बार राजनीतिक कारणों से भी राजनीतिक क्रांतियां होती है, उथल पुथल इधर उधर हो जाए, मतलब सरकारों का परिवर्तन होना, इसका भी कारण है। आदि कारणों से लोग विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम आतंकवाद। आतंकवाद के कारण क्यों जो है आतंकवाद का कारण क्यों है इसमें विस्थापन के में देखें, अभी आतंकवाद में देखिए इसमें से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर देखिए, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों एवं हिंदुओं को मारने के कारण वे लोग दिल्ली के आसपास रहने चले गए। इसी प्रकार तालिबान उग्रवादियों के कारण कई लोग अब अफगानिस्तान को छोड़कर के आसपास के प्रांतों में जाकर रहने लगे। तो ये होता है जो है आतंकवाद के भय के कारण से विस्थापन करना लोगों का। तो विस्थापन को बढ़ावा आतंकवाद भी कहीं ना कहीं पे देता है। तो इसलिए आतंकवाद का कारण एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपके सामने निकल के आता है। पांचवा कारण है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, क्योंकि ये एक दूसरे के नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये दोनों शब्द एक दूसरे के संपूरक हैं, और इन दोनों की अगर परिभाषा देखेंगे तो एक दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती है। नगरीकरण तब होता है जब औद्योगिकरण होता है, और औद्योगिकरण कहाँ पे, मान लिया औद्योगिकरण कहीं पे उद्योग लगाना है, नगरीकरण के बिना औद्योगिकरण संभव नहीं है, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तभी नगर बनेगा, ये तो कन्फर्म है, और नगर में ही उद्योग आएंगे। पहली बात ये समझिए नगर कैसे बनते हैं। पहले मान लिया कोई फैक्ट्री है, मान लिया घड़ी सर्फ एक्सल है, उसको हमने क्या लगाना है, फैक्ट्री लगानी। मान लिया इस फैक्ट्री को हमने लगा दिया कहाँ पे, मान लिया कानपुर में हमने लगा दिया, फिर कहीं पे लगा दिया, तो हमने लगा दिया यहाँ पे। अब जो आसपास के यानी कानपुर में हमने लगा दिया, तो जो बिल्हौर, कन्नौज या फिर इधर उधर के लोग हैं, वो इधर लखनऊ इधर उधर के लोग हैं, ये आना कहाँ प्रारंभ कर देंगे, कानपुर आना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से लोग जो है वो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए इधर उधर से लोग आना प्रारंभ कर देंगे, यूपी से मतलब बिहार से आएंगे, इधर उधर से तमाम सारे लोग आएंगे घड़ी में काम करने के लिए। घड़ी जो है वैकेंसी निकालेगी, वहाँ पे काम करने के लिए लोग आएंगे, वहाँ पे 1 साल 1.5 साल काम करेंगे। उसके बाद में क्या सोचेंगे, धीरे धीरे अपने आप को वहीं पे शिफ्ट करना चाहेंगे। ये लोग जो आए हैं, तो ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहेंगे, और शिफ्ट होते होते क्या करेंगे, इस एरिया में आबादी बढ़ती जाएगी। इसके कारण से क्या होगा, ये यहाँ पे नगर का विकास हो जाएगा। तो उद्योगों से क्या होता है, नगरों का विकास होता है, और अधिकतर उद्योग क्या है, नगरों के आसपास हैं। क्यों है, क्योंकि उद्योगों के कारण ही नगर बने हुए हैं। तो उद्योगों के बिना नगर संभव नहीं, और नगरों के बिना मतलब उद्योग तो हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन अगर उद्योग हुआ है तो नगर कंपलसरी है, नगर वहां पे आएगा जरूर। ठीक, तो देखें गांव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। और गमन क्यों करते हैं, क्योंकि उद्योग वहां पे ज्यादा मिलते हैं, आय के स्रोत वहां पे ज्यादा मिलते हैं। नगरों की चमक दमक, पुलिस, गुप्तचर व्यवस्था, आवागमन के साधनों, विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधाएं, बीमारी के लिए बड़े बड़े अस्पताल वहां पे मिलते हैं नगरों में होने के कारण से क्या होता है, उपचार की वैज्ञानिक नई नई विधियों के कारण लोग क्या होते हैं, गांव से शहरों की ओर जाते हैं। जैसे कि अभी गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लिया यूपी में बीमार हुआ, तो जल्दी अपने जो है मान लिया किसी जिले का है, तो पहले जिले सिटी हॉस्पिटल जाएगा,
तो उसके बाद में फिर वहाँ से लखनऊ आएगा, जरूर राजधानी क्षेत्र है, लखनऊ में इलाज बढ़िया होता है तो वहाँ पे लखनऊ में जाएगा, लखनऊ में इलाज नहीं हुआ तो दिल्ली जाएगा। तो जैसे जैसे बड़े शहरों की ओर हम जाते हैं और हमें अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं और बड़े बड़े अस्पताल मिलते हैं और तकनीकी क्षेत्र बड़े क्षेत्रों में अधिक होते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखें, नगरों के औद्योगिकरण के कारण भी लोग औद्योगिक केंद्रों की ओर रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। आज अनेक ऐसे नगर हैं जो औद्योगिकरण के कारण बस ही गए हैं। ठीक, हमने जैसा कि बताया था। उदाहरण के लिए देखें, भिलाई में टाटा आयरन एवं स्टील के कारखाने के कारण यह एक बड़ा नगर बन गया। भिलाई, टाटा आयरन और स्टील का कारखाना वहाँ पे लगा भिलाई में, तो जिससे वह बहुत बड़ा नगर बन गया। सिंदरी में खाद का कारखाना होने के कारण से क्या हुआ, उसमें काम करने के लिए अनेक लोग वहाँ पे निवास करने के लिए चले गए। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में रानीगंज एवं झारखंड में झरिया की कोयला क्षेत्र है, बड़ी ही फेमस है झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, एवं लोहे की खानों के कारण से वहाँ पे कई आदिवासी, जैसे कि हो आदिवासी जो है मतलब जनजाति क्षेत्र के संथाल जो हैं, एवं ये सब झारखंड के ही हैं, हो संथाल। ठीक, अन्य जनजातियों के लोग जंगलों में अपने मूल निवास को छोड़ करके नए स्थानों पर चले गए, क्योंकि यहाँ पे झरिया कोयले क्षेत्र लोहे की खानों में काम करने लगे, तो वहाँ पे जाकर के बसने लगे, तो वहाँ पे आबादी सघन हो गई, जिसके कारण से क्या हुआ, नगरीकरण वहाँ पे बन गया। ठीक, इस प्रकार का विस्थापन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बंगलौर आदि औद्योगिक केंद्रों में भी हुआ है। ठीक, छठवां देख सकते हैं हम कारण युद्ध। युद्ध के कारण भी युद्ध का कारण भी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था, 1918 तक चला था। ठीक, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था, 1946 तक चला था। ठीक, सॉरी 45 तक, तो 45 तक चला था। तो ये दो विश्व युद्ध हुए थे और इन दोनों विश्व युद्ध में क्या हुआ, अनेक नगर एवं स्थान उजड़ गए, जैसे कि जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, बमबारी की गई थी। इसके कारण से दोनों नगर क्या हो गए थे, उजड़ गए थे, लोगों को अन्य क्षेत्रों में जाकर के रहना पड़ा था। नागासाकी और हिरोशिमा के कारण से एक बड़ा विस्थापन यहाँ पे देख सकते हैं आप। सामाजिक कारण देख सकते हैं मित्रों, अनेक बार गांव में उच्च जातियों के द्वारा क्या होता है, निम्न जातियों के शोषण के कारण गांव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में छोटे जाति के जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, जिनको जाति व्यवस्था का वो माना जाता है प्रवर्तक, ये जाति व्यवस्था पर एक पुस्तक भी लिख चुके हैं। M.N. श्रीनिवास ये भारतीय जो है मूल के हैं। इन्होंने संस्कृतिकरण के कारण भी लोगों के स्थान परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से गांव में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गांवों से नगरों में विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने तमाम प्रकार के कारण समझा जो कि विस्थापन के कारण थे। विस्थापन क्यों होता है, जब किसी क्षेत्र का विकास होता है। और विकास कब होता है, विकास आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से और नगरीकरण औद्योगिकरण क्षेत्र से, इस क्षेत्र से विकास होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे आतंकवाद का कारण है, युद्ध, सामाजिक कारण है, इनसे विकास नहीं होता है। तो ये विकास से के पहलू से थोड़ा हटके हैं। ठीक, संक्षेप में अगर बात करें हम विस्थापन के कारण, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारण हम देखते हैं तो बांधों का निर्माण हो जाना, खनिज उपलब्धि क्षेत्रों का अधिग्रहण, मतलब जहाँ पे खनिज क्षेत्र अगर मिल गए तो वहाँ का विस्थापन तय है। ठीक, उसके बाद में खान वगैरह जहाँ पे मिल जाती तो वहाँ पे लोगों को विस्थापन कर दिया जाता, अलग बसा दिया जाता जाकर के। नहरें बनवानी हुई या राष्ट्रीय उद्यान कोई बनवाना हुआ तो वहाँ से लोगों का विस्थापन जरूरी होता है। औद्योगिक केंद्रों का विकास होना हो, शिक्षण संस्थाओं का विस्तार होना हो, संचार एवं यातायात के साधनों का फैलाव होना हो, सड़क निर्माण, आवासीय योजना इत्यादि होती है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या होता है, विस्थापन के कारणों को बढ़ावा मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने समझा दोस्तों विकास की अवधारणा को, और विकास की अवधारणा के साथ साथ आपने विस्थापन के महत्वपूर्ण कारणों को समझा, जैसे कि प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद के कारण, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, युद्ध और सामाजिकरण, तमाम प्रकार के कारण हमने आपके सामने रखा, बताया, आपको समझाया। ठीक, अब जो है विकास की अवधारणा से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, या फिर विस्थापन के कारण को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आप अच्छे तरीके से इसको लिख के आएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।